और बात करते हैं बधाई की भी, नसीहत की भी और चिंता की भी। बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की मुलाकात। मोहम्मद यूसुफ से चुनाव कराने की अपील की गई। बयानबाजी से संबंधों को नुकसान न पहुंचाने की सलाह दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी और कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। मोदी जी ने कहा, उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में होगी स्थायी सरकार। दोनों नेताओं के बीच अल्पसंख्यकों की हालत पर चर्चा हुई। यूनुस ने भरोसा दिया है कि सरकार निभाएगी जिम्मेदारी। और यह मुलाकात थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन में हुई। तख्ता पलट के बाद पहली बार मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई भी दी, नसीहत भी दी और चिंता भी जाहिर की। नसीहत दी कि चुनाव कराया जाए वहां पर, और चिंता जाहिर की कि वहां जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन पर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, उसको रोका जाए और चुनाव कराने के बाद वहां एक स्थायी सरकार का निर्माण किया जाए। एक तरफ वर्ल्ड वॉर की आहट, लेकिन उससे पहले दुनिया भर के अंदर टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। टैरिफ वॉर में यूएस से चीन भिड़ गया है। अमेरिकी उत्पादों पर ठोका है 34% जवाबी टैक्स। इसे रेसिप्रोकल टैक्स कहते हैं। चीन के इस फैसले से व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी वस्तुओं पर लगेगा 34% टैक्स। ट्रंप ने कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, उसको लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद चीन ने भी जवाबी टैरिफ का फैसला किया है। और ये अमेरिका के उन सामानों के लिए खतरनाक जिनका बाजार चाइना है। मसलन जो चाइना अमेरिका से खरीदता है, उस पर भारी भरकम रेसिप्रोकल टैक्स चाइना ने लगा दिया और ये 34% है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बाजार ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि चाइना यकीनन एक वैकल्पिक बाजार की तरफ जा रहा होगा। और अमेरिकी वस्तुएं जो अभी तक चाइना के अंदर सस्ती मिल रही थी, वो अब 34% महंगी होंगी। और इसके पास से व्हाइट हाउस में खलबली मची हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कनाडा ने भी रेसिप्रोकल टैक्स के जरिए 25% का हंटर अमेरिकी सामान पर लगा दिया है। लेकिन जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रही है, उसकी वजह से बाजार सहमा हुआ है। और आज बाजार में एक बार फिर से ब्लडबाथ नजर आया। 930.67 अंक की भारी गिरावट नजर आई सेंसेक्स के अंदर। और इसके साथ 75,364 के स्तर पर सेंसेक्स बंद हुआ है। जबकि भारी भरकम निफ्टी के अंदर भी गिरावट दर्ज की गई। 345.65 अंक की गिरावट निफ्टी के अंदर रिकॉर्ड की गई। और एक सप्ताह के बाद फिर से निफ्टी 23,000 से नीचे पहुंच गया। 22,204 पर निफ्टी बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 9.5 लाख करोड़ रुपए घट गई। इस दौरान फार्मा, आईटी और मेटल शेयर में मानो हाहाकार मच गया। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से डगमगाया हुआ है बाजार। ग्लोबल लेवल पर ट्रेड वॉर से निवेशकों में घबराहट है। विदेशी निवेशकों ने फिर से भारतीय बाजार में पैसा लगाना शुरू कर दिया। यानी कि एफडीआई अब धीरे धीरे फिर से भारतीय बाजार का रुख कर रही है। और उसके पीछे की वजह यह है कि बाजार काफी ज्यादा करेक्शन ले चुका है। अगर बीते एक साल की बात की जाए तो लगभग 25 से 30% निफ्टी करेक्ट हो चुकी है। 26,000 से 22,400 का लो मारते हुए एक बार फिर से 22,900 के आसपास है। लेकिन जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसकी वजह से अभी भी बाजार स्थिर होगा, ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ, बता पाना बेहद मुश्किल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल और स्लोवाकिया यात्रा 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल स्लोवाकिया यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने जानकारी दी और कहा कि दोनों देशों की ऐतिहासिक राजकीय यात्राएं होंगी। राष्ट्रपति की पुर्तगाल यात्रा राजनयिक संबंधों के 50 सालों के मनाने का अवसर। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में किया था पुर्तगाल का दौरा। और यह यात्रा भारत और पुर्तगाल की मित्रता को अगले स्तर पर लेकर जाएगी। और सीधे
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 6 अप्रैल को रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे नए पवन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 12:45 पर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 1:30 बजे के आसपास तमिलनाडु में 8300 करोड़ के प्रोजेक्ट के शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामेश्वरम ताम्बरम नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और एक तरीके से तमिलनाडु के लिए रामनवमी का दिन सौगातों का दिन होगा, जिस दिन कई परियोजनाओं की सौगातें होंगी। रामेश्वरम ताम्बरम रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसके अलावा अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो 8300 करोड़ के प्रोजेक्ट के शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान करते नजर आए। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने बधाई दी। वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ। विधेयक पारित होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। विधेयक वक्फ प्रशासन के लिए धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था तय करेगा। ये लंबे समय से हाशिए पर रहे लोगों को सशक्त बनाएगा। देश में वक्फ प्रशासन के लिए प्रगतिशील और निष्पक्ष ढांचा भी तैयार करेगा। सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की सामूहिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले इस लोक जन कल्याणकारी प्रयास हेतु प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी। रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को इस दौरान मंजूरी दी गई। कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए आएगी। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को लाभ मिलेगा। रेलवे का मौजूदा नेटवर्क करीब 1247 किलोमीटर बढ़ जाएगा इससे। और रेलवे को लेकर जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव लगातार काम कर रहे हैं, उसमें जो यात्री हैं उनको भी काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि नई ट्रेन चलाने से ज्यादा बेहतर है जो चल रहा है उसको बेहतरीन अंदाज में एग्जीक्यूट किया जाए। 18,658 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में जो किए जाएंगे उसकी घोषणा यहां की गई है। रेलवे का मौजूदा नेटवर्क करीब 1247 किलोमीटर और बढ़ जाएगा इससे जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। क्या योगी कैबिनेट में होगी आरएलडी के मुस्लिम विधायक की एंट्री? यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त आरएलडी के पास 9 विधायक हैं। ऐसे में कैबिनेट में एक और मंत्री पद पर दावा कर रही जयंत चौधरी की पार्टी शामली के थाना भवन से विधायक अशरफ अली का नाम चर्चाओं में है, जबकि मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना से विधायक राजपाल बालियान भी रेस में है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। यह भी क्लियर नहीं कि वो किसको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चिंता जाहिर की, गिग वर्कर्स को लेकर चिंता जाहिर की है और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। गोयल ने आज स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है ये कहा। हालांकि देश में फूड डिलीवरी सट्टेबाजी ऐप पर ज्यादा फोकस है, जबकि चीन में ईवी, बैटरी प्रौद्योगिकी, एआई में तेजी से बढ़ रहा स्टार्टअप। क्या हम डिलीवरी बॉय और गर्ल बनकर संतुष्ट होने जा रहे हैं? ये स्टार्टअप संस्कृति नहीं बल्कि सिर्फ उद्यमिता है। दुख तब होता है जब शानदार आइडिया 25-50 लाख में विदेशी फर्म को बेच दिया जाता है। आखिर अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है। आज तमिलनाडु अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अगले साल चुनाव से पहले तमिलनाडु में हलचल 2023 में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच दरार की बड़ी वजह अन्नामलाई थी। हालांकि अभी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बातचीत जारी है। बीते दिनों पलानीस्वामी और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई थी। ऐसे में अन्नामलाई के पद छोड़ने की लगाई जा रही थी अटकलें। तमिलनाडु में बीजेपी संगठन के चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में जल्द तमिलनाडु बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। पूर्व आईपीएस अधिकारी और आक्रामक अन्नामलाई ने 2020 में बीजेपी ज्वाइन की थी और हमने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि एआईएडीएमके के साथ अगर बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो उसमें एक बड़ी चुनौती अन्नामलाई होगी और उनका इस्तीफा ले लिया गया।
ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हावड़ा में रामनवमी रैली निकालने की मिली इजाजत। 6 अप्रैल को रामनवमी पर हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना निकालेगी रैली। कोर्ट ने शांतिपूर्ण रैली सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई है। नरसिंह मंदिर से शुरू होकर हावड़ा मैदान में खत्म होगी रैली। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच रैली निकाली जाएगी। 13 मई 2008 राजस्थान इस तारीख को कभी नहीं भूल सकता। जयपुर में सीरियर बम ब्लास्ट हुए थे, उससे जुड़ा एक प्रकरण है। चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम से जुड़ा मामला है। अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें एक का नाम है शहबाज हुसैन, दूसरा है मोहम्मद सरवर, तीसरा है मोहम्मद सैफ और मोहम्मद सफुर रहमान। चारों को दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगी सरकार। अदालत माफ कीजिएगा। और बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी ने आदेश दिए। आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को पुलिस ने कस्टडी में लिया है और दोनों आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे हैं।